तो आ चुका है बच्चों आपके सामने एसएससी जीडी का जो 16 नवंबर में आसान सा और जबरदस्त सा क्वेश्चन बच्चों एचसीएफ एलसीएम का आपके सामने है बच्चों। नमस्ते बच्चों, मैं प्रभात कौशिक एक बार फिर से आपके अपने तक्षशिला परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो चलिए बच्चों, इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज से क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपके सामने बच्चों एचसीएफ एलसीएम का एक जोरदार मस्त एक नंबर का सवाल है, जिसको करने के बाद आपको काफी आनंद की अनुभूति होने वाली है बच्चों। ठीक है, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे भाई, किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले बच्चों एक छोटा सा कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा, ताकि आपके किसी भी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन हो और आप जो है चंद सेकंडों में क्वेश्चन को बना पाओ। ठीक है, चलिए बच्चों छोटे से एग्जाम्पल के साथ चीजों को समझते हैं। ठीक है, मान के चलिए बच्चों हमारे पास कोई एग्जाम्पल है, छोटी छोटी संख्या लेंगे ताकि चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, एक संख्या मैं मानता हूं बच्चों 20 और एक संख्या मानता हूं मैं 25। ठीक है, अगर मैं बात करूं एचसीएफ की, भाई इन संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, 20 का और 25 का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वो दुनिया की सबसे बड़ी संख्या जो 20 को भी पूरा पूरा काटती हो और 25 को भी पूरा पूरा काटती हो। तो आपको पता है कि 5 के अलावा ऐसी और कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होगी जो 20 और 25 को दोनों काट दे, दोनों को काट दे। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं इनके एचसीएफ की बात करूं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, तो वो क्या हुआ, 5 हुआ। ठीक है, अगर बच्चों मैं इन दोनों संख्याओं के एलसीएम की मैं अगर बात करता हूं कि एलसीएम क्या होगा, तो आप कहोगे सर एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि दुनिया की वो सबसे छोटी संख्या जो 20 से भी पूरा पूरा डिवाइड होती हो, 25 से भी पूरा पूरा डिवाइड होती हो, तो बताइए क्या होगी। आप कहोगे सर 100 होगी, यानी कि 100 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 20 से भी कटती होगी और 25 से भी कटती होगी। लेकिन 100 से बड़ी दुनिया में बहुत सारी संख्याएं हैं, अनंत संख्याएं हैं जो 20 और 25 से पूरा पूरा कटेगी, लेकिन 100 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो इसका मतलब 20 और 25 का जो एचसीएफ है बच्चों वो 5 है और एलसीएम कितना है बच्चों, 100 है। अगर बच्चों मैं 20 और 25 के रेशियो की बात करूं कि 20 और 25 का रेशियो क्या होगा, तो आप कहोगे सर मैं इसको ना एचसीएफ से डिवाइड कर देता हूं, 20 को भी और 25 को भी, यानी कि 5 से इन दोनों को सिंप्लीफाई कर दो, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, यानी कि जब भी किन्हीं 2 या 2 से अधिक संख्याओं का रेशो निकाला जाता है तो इस बात का मतलब है कि हम उसको एचसीएफ से पूरा पूरा डिवाइड कर देते हैं, यानी कि सिंप्लीफाई कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये अगर शरीर है तो 5 जो होगी वो आत्मा बनेगी इन संख्याओं की, यानी कि एचसीएफ जो है वो आत्मा होगी संख्या की, यानी कि हम जो है शरीर में से आत्मा निकाल लेते हैं तो रेशो बच जाता है। कुल मिला के कहने की बात ये होगी। ठीक है बच्चों, तो रेशो क्या बना, 4:5 बना। अब आप मुझे ये बताइए, अगर मेरा एचसीएफ बच्चों 5 है, अगर एचसीएफ बच्चों 5 है और ये 4:5 क्या है बच्चों, ये रेशियो है। ठीक है ना, 4:5। अगर इन दोनों की मैं प्रोडक्ट कर दूं, यानी कि 4 गुणा 5 कर दूं और इस 4 गुणा 5 की मल्टीप्लाई में एचसीएफ 5 में करता हूं, तो क्या मिलेगा। आप कहोगे सर 4 पंजे 20, 20 पंजे 100 मिलेगा, 100 क्या मिलेगा, 100। तो अब मुझे बताइए जो 5 था बच्चों ये हमारा एचसीएफ था, और जो ये 4 गुणा 5 है ये क्या है बच्चों, रेशियो का प्रोडक्ट है, यानी कि मैं कह सकता हूं ये है बच्चों रेशियो प्रोडक्ट, रेशियो प्रोडक्ट। और जो 100 था बच्चों ये था हमारा एलसीएम। तो इसका मतलब यहां से बच्चों हमने एक कंसेप्ट को जनरेट कर दिया, और ये कंसेप्ट बच्चों आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है कि एचसीएफ इंटू रेशियो प्रोडक्ट बराबर होता है हमेशा एलसीएम के। अगर आपके ये कंसेप्ट याद है, आप जो है इस कंसेप्ट को समझ पाए, तो आपका जो सवाल है बच्चों वो चंद सेकंडों में होगा। अब ठीक है, अब देखिएगा किस तरीके से हमें करना है क्वेश्चन को, इसको एक बार नोट कर लेना। बस आपका जो गोल्डन रिजल्ट ये निकल के आया कि एचसीएफ गुणा रेशियो प्रोडक्ट, ठीक है, इसको हमेशा याद रखना है आपको कि एचसीएफ की मल्टीप्लाई अगर रेशियो के प्रोडक्ट में करते हो तो हमेशा एलसीएम बनेगा। तो अब हमारे पास 3 चीजें हैं, एचसीएफ है, रेशियो प्रोडक्ट है और एलसीएम है। अगर आपसे एचसीएफ पूछता है तो एलसीएम को डायरेक्ट रेशियो के प्रोडक्ट से डिवाइड करोगे तो एचसीएफ निकलेगा। अगर बच्चों एलसीएम पूछता है तो एचसीएफ की मल्टीप्लाई रेशियो प्रोडक्ट में करोगे तो डायरेक्ट बच्चों एलसीएम निकलेगा। यानी कि 3 में से आपसे कुछ भी पूछ ले तो आपका आंसर चंद सेकंडों में निकलेगा। ठीक है, तो इसको कर देता हूं मैं बच्चों रफ। अब जो है इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे भाई बच्चों। ठीक है, आपने बल्कि कर भी लिया होगा किस तरीके से करना है। अब देखिएगा क्वेश्चन है बच्चों कि 3 संख्याएं हैं जिसका अनुपात 4:9:13 है। ठीक है, और क्वेश्चन में बच्चों एलसीएम दे रखा है कि एलसीएम जो है 2340 है।
तो इसका HCF क्या होगा, आपसे पूछ लिया कि HCF का क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, केवल और केवल एलसीएम को रेशियो प्रोडक्ट से यानी कि आरपी से डिवाइड कर दो। आरपी का मतलब रेशियो प्रोडक्ट, और एलसीएम बच्चों क्या है 2340, और इसको कर दोगे रेशियो प्रोडक्ट यानी कि 4 गुणा 9 गुणा 13 से डिवाइड, 4 गुणा 9 गुणा 13। तो यहां से बच्चों आपका HCF निकलेगा, 4 से उड़ा दोगे इसको, 4 पंजे 20, कितना बचेगा बच्चों 34, 4 अठे 32, कितना बचेगा 2, 4 पंजे 20, फिर 9 से उड़ा दो, 9 6 54, 4 9 पंजे 45, और 13 से काट दोगे 13 पंजे 65, यानी कि इस सवाल का जो उत्तर होगा बच्चों HCF जो निकल के आया वो आपका 5 निकल के आया। तो उत्तर भी आपका क्या होगा बच्चों 5 होगा। तो बस ये आपका जो गोल्डन रिजल्ट है इसको हमेशा याद रखना है कि HCF के साथ अगर रेशियो प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा एलसीएम निकलता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों कई बार पेपर में पूछे भी गए हैं, जैसे कि यहाँ पे SSC GD 2021 में पूछ लिया था, ठीक है। तो चलिए बच्चों, उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आप जो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर नोट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, जो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ेंगे भाई। तो क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों ये क्षेत्रमिति से है यानी कि मेंसुरेशन से क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार बच्चों वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करना, ठीक है बच्चों। बहुत सारे बच्चों ने बल्कि कर भी दिया होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए होंगे, हिला भी नहीं पाए होंगे कि करना कैसे है, ठीक है। तो समझिए बच्चों, क्वेश्चन है आपके सामने, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 21 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है तो इसकी अंत्यवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, अंत्यवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने से पहले भी मैं आपको छोटा सा कंसेप्ट बताना चाहूंगा, ठीक है। आपने सुना भी होगा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम को समझने का प्रयास करेंगे भाई। देखिए बच्चों, तो अगर मैं बात करूं पाइथागोरस थ्योरम की, पाइथागोरस थ्योरम यानी कि प्रमेय, तो हिंदी में बच्चों प्रमेय पाइथागोरस नाम है और इंग्लिश में भी हम इसको पाइथागोरस ही बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि एक मैथमेटिशियन का नाम था पाइथागोरस नाम के, तो उसी के नाम पर इसका प्रमेय का जो नाम पड़ा वो पड़ा पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है बच्चों। चलिएगा, तो काम की बात यह है कि जो पाइथागोरस थ्योरम होती है बच्चों, ये हमेशा समकोण त्रिभुज में ही लागू होती है। समकोण त्रिभुज के अलावा किसी दूसरे त्रिभुज में ये लागू नहीं होती। बात समझ में आई। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो अगर बच्चों में समकोण त्रिभुज की बात करूं, मान के चलिए ये हमारा एक त्रिभुज है ए, बी और सी, समकोण त्रिभुज है। तो इसमें ये 90 डिग्री का कोण होगा और हमेशा 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है बच्चों वो क्या होती है, वो हाइपोटेनियस कहलाती है यानी कि कर्ण कहलाती है, ठीक है। तो मैं लिख भी देता हूं नाम यहाँ पे, ये हिंदी में बोलते हैं इसको कर्ण, इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है। इसको अगर बच्चों में बेस यानी कि आधार मानता हूं और इसको बच्चों में लंब यानी कि परपेंडिकुलर मानता हूं, ठीक है ना। ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, ये कर्ण हुआ। तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम केवल इतनी सी है कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर हमेशा बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के। तो मैं लिख देता हूं आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है बच्चों कर्ण के स्क्वायर के। बात समझ में आई। तो यही बच्चों हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है, ठीक है। तो इसको हमेशा याद रखना। और ये पाइथागोरस थ्योरम बच्चों हमेशा किस में लगेगी, केवल और केवल समकोण त्रिभुज में लगती है, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम के बारे में तो आपने समझ लिया, लेकिन इसके साथ साथ बच्चों आपको एक छोटी सी बात को और समझना पड़ेगा और उसको कहते हैं हम बच्चों पाइथागोरन ट्रिपलेट, ठीक है। तो कुछ पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं बच्चों, उसको हमेशा आपको याद रखना है। अगर आपको क्वेश्चन को जल्दी करना है और कैलकुलेशन से बचना है तो हमेशा आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट को याद रख लेना है ताकि आप अपने क्वेश्चन को जल्दी कर पाओ। तो मैं यहाँ पे कुछ पाइथागोरन ट्रिपलेट लिखूंगा अभी, ठीक है, उसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर मैं पाइथागोरन ट्रिपलेट से पहले इसके क्षेत्रफल की बात करूं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों हमेशा क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट यानी कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो एरिया में यहां पे लिख देता हूं कि किसी भी समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई यानी कि बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है बच्चों। तो आधार यहां पे क्या है बच्चों, आधार यहां पे BC है और ऊंचाई कितनी होगी बच्चों, AC। तो आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये हमारे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है,
ठीक है। अब बात करते हैं हम पाइथागोरन ट्रिपलेट की, ठीक है। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट अगर मैं बात करूं कि सबसे छोटा पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होगा, पाइथागोरन ट्रिपलेट का मतलब है कि वो पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई करता है। तो बच्चों सबसे छोटा जो पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है वो होता है 3 4 5। अगर ये 3 हमारा आधार है, 4 हमारा लंब है, तो 5 जो होगा बच्चों वो कर्ण बनेगा, यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होना चाहिए कर्ण का स्क्वायर के। तो 3 का स्क्वायर कितना बच्चों 9 और 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 और 9 25, ये 5 का स्क्वायर यानी कि 25 के बराबर होगा। तो सबसे छोटा पाइथागोरन ट्रिपलेट बच्चों क्या होगा 3 4 5 होगा, इसको हमेशा याद रखना आप, ठीक है ना। देखिएगा अगर ये हमारा कोई समकोण त्रिभुज है, ये हमारा कोई समकोण त्रिभुज है जिसकी साइड 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर है। अगर मैं इसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो बच्चों समकोण त्रिभुज ही बनेगा, ये भी क्या बनेगा समकोण त्रिभुज ही बनेगा, यानी कि 3 3 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। तो यानी कि यहाँ पे जो साइड बनेगी बच्चों वो 9 12 15 बनेगी, और 9 12 15 भी एक पाइथागोरन ट्रिपलेट ही होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी पाइथागोरन ट्रिपलेट में अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो जो रिजल्ट निकलेगा वो भी पाइथागोरन ट्रिपलेट ही बनेगा, अर्थात वो भी पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, ठीक है। चलिएगा, तो अगर आपको इतनी बात समझ में आई, अगर इसमें 2 की मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो बच्चों 6 8 10 भी हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट ही बनता है। और 6 8 10 का प्रयोग सबसे ज्यादा बच्चों रीजनिंग के डिस्टेंस वाला जो चैप्टर होता है ना, डायरेक्शन वाला जो चैप्टर होता है, तो उसमें सबसे ज्यादा यूज 6 8 10 का प्रयोग करते हैं हम, ठीक है ना। तो चलिएगा, तो किसी भी पाइथागोरन ट्रिपलेट में अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी एक पाइथागोरन ट्रिपलेट ही बनता है। एक बात तो आपको ये याद रख लेनी है, ठीक है। अब सबसे छोटा जो पाइथागोरन ट्रिपलेट होगा बच्चों वो 3 4 5 होगा, ठीक है। इसके बाद जो पाइथागोरन ट्रिपलेट का यूज करता है एग्जामिनर बच्चों वो होता है 2 5 12 13, और इसके बाद तीसरा जो पाइथागोरन ट्रिपलेट होगा बच्चों 7 24 25, और इसके बाद जो चौथे वाला होगा बच्चों 8 15 17, और इसके बाद जो पांचवा पाइथागोरन ट्रिपलेट होगा बच्चों 9 40 और 41। बात समझ में आई। फिर उसके बाद बच्चों छठा होगा 11 60 61, और सातवां जो पाइथागोरन ट्रिपलेट होगा बच्चों 12 35 37। उसके बाद जो आठवां होगा 16 63 65, और उसके बाद नौवां जो होगा बच्चों 20 21 29, और 10वां जो पाइथागोरन ट्रिपलेट होगा बच्चों वो होगा 28 45 53, और इसके बाद जो 11वां पाइथागोरन ट्रिपलेट होगा बच्चों 48 55 73। तो बच्चों अगर आपको क्वेश्चन को जल्दी करना है तो ये जो 11 पाइथागोरन ट्रिपलेट है तो अक्सर एग्जामिनर इन्हीं का प्रयोग करेगा, या फिर इनमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद नया पाइथागोरन ट्रिपलेट बना देगा। अगर किसी भी त्रिभुज की साइड दे रखी हो तो आपको सबसे पहले ये चेक कर लेना है कि ये पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई तो नहीं करती, ये कोई पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो नहीं है। अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो समझ जाना बच्चों कि वो त्रिभुज क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। अगर इतनी बात आपको समझ में आई तो अब इस क्वेश्चन को अंजाम देने की बच्चों हम कोशिश करेंगे। एक बार बच्चों इसको जल्दी से नोट कर लेना, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय आप समझ पाए कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के। किसी भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होगी, और ये बच्चों यहाँ पे 11 पाइथागोरन ट्रिपलेट है। इसको हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी में कैद कर लेना। अगर आप कंपटीशन के फील्ड में हो तो आप जो है क्वेश्चन को जल्दी बना पाओगे, जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन आ चुका बच्चों। तो इसको अगर आप जल्दी बनाना चाहते हो तो मैं पाइथागोरन ट्रिपलेट का ही प्रयोग करने वाला हूं उस क्वेश्चन को बनाने के लिए, ठीक है बच्चों। क्योंकि मान के चलो तुम्हें किसी भी एग्जाम में कोई त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है और हमें क्षेत्रफल निकालना है, और त्रिभुज की सभी भुजाएं बच्चों अलग अलग है, तो क्या इसका मतलब वो त्रिभुज तो क्या होगा, विषमबाहु त्रिभुज होगा। और किसी भी विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हीरोन्स फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। अगर कोई विषमबाहु त्रिभुज है और उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है तो हमें हीरोन्स फॉर्मूला का प्रयोग करना होता है, s × s - a s - b s - c का अंडर रूट, ठीक है बच्चों। ये होता है हीरोन्स फॉर्मूला। लेकिन मैं यहां पे एक बात रोक कर आपको समझाना ये चाहता हूं
कि अगर कोई त्रिभुज आपके सामने आया और उसकी साइड अलग अलग है तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाने से पहले बच्चों आपको चेक कर लेना चाहिए कि वो आपका कोई पाइथागोरन ट्रिपलेट तो नहीं बन रहा, वो पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई तो नहीं करती, वो कोई समकोण त्रिभुज तो नहीं है, क्योंकि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हीरोन्स फॉर्मूला के मुकाबले आसान होता है बच्चों। ठीक है, तो चलिए इसको मैं एक बार रफ कर देता हूं, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिएगा अगर मैं बच्चों इस क्वेश्चन की बात करूं कि ये क्वेश्चन कैसे करना है उसको समझते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 को, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 21 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, जो 3 भुजाएं दे रखी है बच्चों, आपको सबसे बड़ी भुजा सबसे लास्ट में लिखनी है, बस ये काम करना। ठीक है ना, तो 21 सेंटीमीटर और फिर 35 ना लिखा बच्चों 28 सेंटीमीटर लिखो, 28 सेंटीमीटर और फिर बच्चों 35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारी किसी त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है और आपसे जानना चाहता है कि इसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 21 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर या 9 या फिर 8 होगी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको यहां पे देखना होगा कि तीनों भुजाएं बच्चों अलग अलग है। तो इस बात का मतलब बच्चों ये हुआ कि जो त्रिभुज होगा हमारा वो विषम बाहु त्रिभुज है, यानी कि आइसोसेल्स ट्रायंगल है। ठीक है बच्चों, ठीक है, आइसोसेल्स नहीं, वो स्केलन ट्रायंगल है, वो तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है आइसोसेल्स तो। ठीक है बच्चों, तो ये है स्केलन ट्रायंगल यानी कि विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, क्योंकि विषम बाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, तो उसी को हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे तीनों भुजाएं बच्चों अलग अलग है, लेकिन विषम बाहु त्रिभुज के बारे में हमें यहाँ पे क्षेत्रफल तो पूछ ही नहीं रहा। ठीक है, जो हम हीरोन्स फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इस त्रिभुज की, इस विषम बाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, आपको बस ये पता करना है। ठीक है, अब यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। जैसे ही विषम बाहु त्रिभुज दिया है, उसकी अलग अलग साइड दी है, तो केवल और केवल आपको ये चेक कर लेना है कि ये कोई पाइथागोरन ट्रिपलेट तो नहीं बनता। तो इसको एक बार काट के देख लेते हैं बच्चों। 7 × 21, 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35। इसका मतलब 3, 4, 5 जो पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है, जो सबसे छोटा होता है, उसी का ये 7 गुना है। अगर ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है बच्चों, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि ये त्रिभुज जो है विषम बाहु होने के साथ साथ समकोण त्रिभुज भी है। बात समझ में आई? अगर बच्चों ये समकोण त्रिभुज भी है तो यहां पे आप बच्चों समकोण त्रिभुज इस तरीके से बना लोगे। ठीक है, इस तरीके से समकोण त्रिभुज बना लोगे। ये 21 सेंटीमीटर है और ये 28 सेंटीमीटर है, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है बच्चों, ये होती है हमारा कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस। ठीक है, अब आपसे जानना चाहता है कि इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अंतःवृत्त की त्रिज्या मतलब कि इसके अंदर एक वृत्त होगा कोई इस तरीके से, और उस वृत्त की त्रिज्या आपसे जानना चाहता है, यानी कि ये रेडियस, मान लो ये r है, ये क्या है बच्चों r है, ये क्या है बच्चों r है, तो ये रेडियस आपसे जानना चाहता है। तो आपको यहां पे एक छोटी सी बात हमेशा हमेशा याद रखनी है कि किसी भी समकोण त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है और किसी भी समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है। तो मैं इसको अलग से इधर लिख देता हूं बच्चों कि कोई भी समकोण त्रिभुज अगर आपके सामने है इस तरीके से, कोई भी समकोण त्रिभुज आपके सामने है इस तरीके से, और आपको अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी है, तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है और ये बच्चों हाइपोटेनियस है, और ये आपका जो है परिवृत्त होगा। इस तरीके से ये क्या होगा, आपका परिवृत्त होगा। तो यहां से आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या को मैं स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और परिवृत्त की त्रिज्या को बच्चों में कैपिटल R से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, तो जो कैपिटल R है वो हमारी परिवृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, और जो स्मॉल r है, सॉरी यहां पर नहीं होगा, ये परिवृत्त की जो त्रिज्या होगी बच्चों वो यहां पर होगा। ठीक है, तो आपको समझना है क्या कि अगर मैं बात करूं अंतःवृत्त की त्रिज्या की, अंतःवृत्त की त्रिज्या की, तो जो अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है ये क्या होगी बच्चों, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण बटे 2, उसका कर दोगे आप आधा। तो ये स्मॉल r जो होगी ये परिवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होगा। ठीक है, ये कहां से निकल गया, कैसे निकल गया, जब कंटेंट पर काम करेंगे तब चीजें आपको सिखाऊंगा मैं कि ये कहां से निकल गया। अगर बच्चों परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी है जिसको मैं कैपिटल R से डिनोट कर रहा हूं, तो हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण का आधा होगा। हाइपोटेनियस का क्या होगा बच्चों, आधा होगा। इस बात को हमेशा याद रखनी है। ठीक है, तो परिवृत्त की त्रिज्या होती है
कर्ण का आधा, और अंत्यवृत्त की जो त्रिज्या का फॉर्मूला होता है बच्चों वो आधार प्लस लंब माइनस कर्ण बटे 2। क्लियर हुई बात। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका बच्चों यही होगा कि आपको आर निकालनी है, स्मॉल आर, यानी कि अंत्यवृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो परपेंडिकुलर यानी कि 21, बेस कितना बच्चों 28, और माइनस कर देना है बच्चों 35, और इसका कर दोगे आधा। ठीक है ना। तो 28 और 21 बच्चों कितना हुआ, ये हुआ 49। 49 में से 35 घटाओगे तो कितना हुआ बच्चों 14, और 14 का आधा करोगे तो 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमारी जो अंत्यवृत्त की त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है, और इस सवाल का उत्तर भी बच्चों 7 सेंटीमीटर है। एक बेहतरीन सवाल जो है एसएससी जीडी ने पूछा था। अगर यही सवाल यूपी पुलिस में देखने को मिलता है तो बच्चों इस तरीके से आपको कर देना है। ठीक है बच्चों, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये फॉर्मूले वगैरह याद नहीं रखोगे, तो आप कभी भी इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, आपको छोड़ के ही आना पड़ेगा इस सवाल को। ठीक है, तो आपको ये दो फॉर्मूले याद कर लेने हैं। अगर अंत्यवृत्त की त्रिज्या निकालनी है तो याद रखना परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस अपॉन 2। ठीक है, अगर परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी है तो जो हाइपोटेनियस होगा, कर्ण की जो लंबाई होगी, उसी का आधा आप कर दोगे तो ये परिवृत्त की त्रिज्या निकलेगी। बात समझ में? परिवृत्त का मतलब क्या होता है बच्चों, जो कि त्रिभुज के बाहर की ओर जो वृत्त होगा, यानी कि सभी शीर्षों को टच करने वाला वृत्त परिवृत्त कहलाता है, और सभी भुजाओं को अंदर से टच करने वाला वृत्त अंतःवृत्त कहलाता है। बात समझ में आई? ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। जल्दी से नोट करो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं भाई। इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने बच्चों आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार करने का प्रयास करेंगे भाई। तो क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों ये प्रॉफिट एंड लॉस का पूछा हुआ एक शानदार सा बेहतरीन सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको एक बार वीडियो पॉज करना और करने की कोशिश जरूर करना। ठीक है, चलिएगा किस तरीके से करना है देखते हैं भाई। क्वेश्चन में कहा गया, एक दुकानदार के पास कुछ खिलौने हैं, वह 2/3 खिलौनों को 35% के लाभ पर और शेष खिलौने को 10% की हानि पर बेचता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ कितना प्रतिशत होगा? 20%, 18%, 25%, 16%। तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को अंजाम देना है चलिएगा भाई देखते हैं। ठीक है, एक दुकानदार के पास कुछ खिलौने हैं, वे 2/3 खिलौने, तो यहां पे लिखा हुआ है बच्चों 2/3 खिलौने। तो अगर मैं कुल खिलौने बच्चों 3 मान लू, कितने मान लू? कुल खिलौने में कितने मान लू बच्चों? 3 मान लू। तो 3 में से बच्चों वो 2 खिलौने, यानी कि 3 का 2/3 कितना होगा बच्चों? 2 होगा। 2 खिलौने को वो 35% के लाभ पर बेचता है। इन 2 खिलौने को वो किस लाभ पर बेचता है बच्चों? 35% के लाभ पर बेचता है। अब जो शेष खिलौना बचा कितना बच्चों? 1 बचा। शेष कितना बचा? 1 बचा। इसको वो 10% की हानि पर बेचता है, इसको वो 10% की हानि पर बेचता है। तो कह रहा कि उसका कुल प्रतिशत लाभ कितना होगा? उम्मीद है क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक दुकानदार 2/3 खिलौने को 35% के लाभ पर और शेष खिलौने को 10% के लाभ पर बेचता है, तो पूरे सौदे पर उसको कितने प्रतिशत का फायदा हुआ, ये आपसे जानना चाहता है। ठीक है बच्चों, चलिएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें करना क्या होगा? 2 का मुझे 35% निकालना होगा, लेकिन 2 का जब आप 35% निकाल लोगे बच्चों तो आपकी जो कैलकुलेशन होगी वो पॉइंट में पहुंच जाएगी, क्योंकि 35% का मतलब 35/100 होगा। लेकिन वे 2 जीरो आपको दिखाई दे रही होगी, वो हटानी है। तो उसको हटाने के लिए बच्चों मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस 2/3 को मैं लिख सकता हूँ बच्चों 300, इसको टोटल में न मान लिया 300 खिलौने हैं, और यहाँ पे बच्चों 200 और यहाँ पे बच्चों 100, यानी कि 2 जीरो मैंने यहाँ पे बढ़ा दी। ठीक है, क्योंकि अगर आंसर परसेंटेज में मांग रहा है तो आप जो है वैल्यू के साथ छेड़छाड़ कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो। ठीक है, अगर टोटल खिलौने बच्चों में 300 मानता हूं तो 300 का 2/3 कितना होगा बच्चों? 200 होगा। ठीक है, और 200 खिलौनों को 35% के लाभ पर बेचता है, तो मुझे बताओ 200 का 35% कितना होगा? आप कहोगे सर 70 रुपए होगा, तो इसका मतलब ये 270 रुपए में बेचता है। अगर मैं एक खिलौने की कीमत, एक खिलौने का क्रय मूल्य 1 रुपया मानता हूं तो 200 खिलौने का क्रय मूल्य 200 रुपए ही तो होगा। तो इसका मतलब ये क्रय मूल्य बच्चों यहाँ पे 200 रुपए का सामान हमने कितने रुपए में बेच दिया? ये विक्रय मूल्य हो गया इसका 270 रुपए में बेच दिया। बात समझ में आई? ठीक इसी प्रकार अगर मैं बात करूं यहाँ पे बच्चों बाकी जो शेष खिलौने बचे, इसको 10% हानि की बात कर रहा है कि 10% हानि पर बेचता है, तो 100 का 10% कितना होगा? आप कहोगे सर 10 रुपए होगा, तो 100 रुपए का सामान 10 रुपए के लॉस पर बेचेगा, इसका मतलब 90 रुपए में बेच देगा। बात समझ में आई? तो कुल मिलाकर टोटल जो सीपी बना बच्चों 200 + 100 यानी कि 300, यानी कि 300 रुपए का सामान कितने में बेच रहा है बच्चों? 270 और 90, 9 और 7 16 यानी कि 360।
तो 270 प्लस 90 360, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 300 रुपए का सामान वो बेच रहा है बच्चों 360 रुपए में, लेकिन परसेंटेज में बताना है तो मैं क्या करूंगा इसको बच्चों 3 से एलिमिनेट कर दूं, यानी कि ये क्या बनेगा बच्चों 100। 3 से मैं सिंप्लीफाई कर दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 100 रुपए का सामान अगर 120 रुपए में बेचा होगा तो सीधा सीधा कितना परसेंट का फायदा हुआ होगा बच्चों, तो आप कहोगे सर 20% का फायदा हुआ होगा। तो इसका मतलब यही सवाल का उत्तर है, तो यानी कि पूरे सौदे पर 20% का फायदा होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन का जो डाटा होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन को भी कम करते हुए चलना है, तभी आप जल्दी क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है मेरे भाई, चलिएगा इसको जल्दी से नोट कर लो। बस मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, केवल 3 और 2 के सामने 2-2 जीरो लगा ली मैंने, टोटल जो खिलौने मान लिए वो 300 मान लिए, ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए और हम जो है बिना कैलकुलेशन में उलझे क्वेश्चन को जल्दी कर दे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो चुका है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों टाइम और डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऐसा क्वेश्चन जो है 2023 में भी पूछा गया था एसएससी जीडी के एग्जाम में। ठीक है, और ये 21 में भी पूछा गया है मेरे भाई। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बच्चों जो फिक्स होते हैं और ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होने वाले होते हैं। ठीक है, डाटा चेंज करते हैं एग्जामिनर और फिर से वो किसी न किसी एग्जाम में फिर से पूछ लेता है। ठीक है, चलिएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 ये तीसरा था। ठीक है भाई, ये तीसरा था। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके भाई हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों आपके सामने आ चुका है और इस क्वेश्चन को जो है बनाने की कोशिश करना भाई। ठीक है, चलिएगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 4 आपने बना लिया होगा, क्योंकि इससे पहले मैंने जितने भी वीडियो डाली है बच्चों उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला होगा आपको और आपने वो सीख लिया होगा और सीखने के बाद इस क्वेश्चन को उड़ा दिया होगा। ठीक है, चलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, 2 ट्रेनें क्रम से स्थानों ए और स्थानों बी, 2 ट्रेनों क्रम से स्थानों ए और बी से चलना आरंभ करती है और एक दूसरे की ओर क्रम से 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है। उनके मिलने से पहले तक तेज चाल वाली ट्रेन ने धीमी चाल वाली ट्रेन से 110 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में 110 किलोमीटर है ना, अधिक दूरी तय की थी। तो स्थानों ए और बी के बीच की दूरी कितनी होगी? सवाल में केवल इतनी सी बात पूछ रखी है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा। तो सवाल केवल इतना सही है कि 2 स्थान है ए और बी, तो पिक्चर ये बनेगी मेरे भाई कि 2 स्थान है ए और बी, इस तरीके से कि एक ट्रेन ए से चलती है और एक ट्रेन बच्चों बी से चलती है। ये वाली ट्रेन मान के चलो, मान के क्या क्वेश्चन में दे रखा कि एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और दूसरी ट्रेन बच्चों 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया कि जब वे दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मुलाकात करती है तो पता चलता है कि एक ट्रेन जो है 110 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी है 1 घंटे में। बात समझ में आई? तो एक ट्रेन 110 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी है 1 घंटे में, और ये बात क्वेश्चन में भी मेंशन कर रखी है कि तेज चलने वाली जो ट्रेन होगी वो चली होगी। अगर ये बात ना भी कहता तो बच्चों हम देख के पहचान लेते कि ये चली होगी ज्यादा, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है। ठीक है, तो मान के चलो ट्रेन जो है 1 घंटे में यहां पे पहुंची और ये ट्रेन यहां पे पहुंची। ठीक है ना, ये ट्रेन यहां पे पहुंची और ये ट्रेन बच्चों यहां पे पहुंची। यहां पे इन दोनों की मीटिंग हुई, दोनों ट्रेनों की। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जितने समय में ये वाली ट्रेन यहां पे पहुंची, ठीक उतने ही समय में ये वाली ट्रेन बच्चों यहां पे पहुंची। क्लियर हुई बात? क्योंकि जब ये ट्रेन इधर से चली और ये भी ट्रेन इधर से चली तो टाइम तो कांस्टेंट था ना, वहां पे सेम टाइम पे चली होगी। ठीक है, तो जितना समय इसने यहां से लेकर यहां तक आने में लिया, ठीक उतना ही समय बच्चों उसने यहां से लेकर यहां तक आने में लिया होगा। तो इसका मतलब क्या टाइम कांस्टेंट है? आप कहोगे सर बिल्कुल टाइम तो कांस्टेंट है, और ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर टाइम कांस्टेंट होता है तो जो रेशियो बच्चों स्पीड का बनता है वही रेशियो डिस्टेंस का बनता है। जो रेशियो स्पीड का बनता है वही रेशियो बच्चों डिस्टेंस का बनता है। अगर ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ रही थी और ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ रही थी, तो रेशियो क्या बनेगा बच्चों स्पीड का? आप कहोगे 60-50 यानी कि 6:5। रेशियो क्या बनेगा? 6:5 बनेगा। ठीक है, तो ये स्पीड का रेशियो ही बच्चों डिस्टेंस का रेशियो कहलाएगा। इसका मतलब ये 6 यूनिट चली और ये बच्चों यहाँ पे 5 यूनिट चली। तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है बच्चों ये 5 यूनिट है और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस बच्चों 6 यूनिट है। बात समझ में आई? और आपसे जानना चाहते हैं कि दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या होगी। तो इसका मतलब 6 और 5 11, तो बच्चों आंसर तो 11 का मल्टीपल होगा, और अगर आंसर 11 का मल्टीपल होगा मेरे भाई तो तुम्हें पता है कि बी और डी ऑप्शन नहीं हो सकते, ए या सी में से कोई सा एक आंसर होगा। तो चलिए बच्चों निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मिलने के बाद पता चलता है कि एक ट्रेन या तेज चलने वाली ट्रेन
110 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी। हमने यहाँ पे देखा कि कितना ज्यादा चली, 1 यूनिट ज्यादा चली। तो 1 यूनिट की वैल्यू 110 है, आपको बताना है पूरी 6 और 5 11, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 11 11 होता है 121, यानी कि 1210 किलोमीटर। 1210 किलोमीटर यानी कि कुल जो दूरी है दोनों स्थानों के बीच की दूरी वो कितना है बच्चों, 1210 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 110 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, तो इसका मतलब हम भी क्या बोल लेंगे बच्चों, 1210 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ रहे बात को? तो आंसर जो है बच्चों आपका सी ऑप्शन आ चुका। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैं फिर से एक बार करा रहा हूं इस 21 में, क्योंकि 23 वाले जो पेपर थे उसमें भी पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों क्षेत्रमिति से क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, आपके सामने बच्चों आ चुका। एक बार जो है मेरे कहने से इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके जरूर बनाने की कोशिश करना। ठीक है मेरे भाई, चलिएगा, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया बच्चों, पढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया मेरे भाई कि एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं 96 मीटर, 110 मीटर और 140 मीटर है। कह रहा कि एक त्रिभुजाकार पार्क है जिसकी लंबाइयां अलग अलग हैं, 96, 110 और 140 मीटर है। इसका क्षेत्रफल उस समचतुर्भुजाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है जिसका एक विकर्ण 60 मीटर है। इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिएगा। तो बच्चों आपके सामने एक त्रिभुजाकार पार्क है जिसकी लंबाई आपको दे रखी है 96, 110, 140। 96 मीटर, 110 मीटर और 140 मीटर दे रखी है। ठीक है, तो इसका मतलब जो त्रिभुजाकार पार्क है उसकी तीनों ही लंबाइयां अलग अलग हैं। तो इस बात का मतलब मेरे भाई ये होगा कि जो त्रिभुजाकार पार्क होगा वो एक विषमबाहु यानी कि स्केलन ट्राइंगल होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल, इतनी बात से मैं सहमत हूं। ठीक है, तो इसमें इस त्रिभुजाकार जो पार्क है इसके क्षेत्रफल की बात की गई है कि इस त्रिभुजाकार पार्क की जो क्षेत्रफल है वो उस समचतुर्भुजाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है जिसके विकर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है, 60 मीटर दे रखी है, और उसके दूसरे विकर्ण की लंबाई यहां से जानना चाहता है। तो इसका मतलब विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है क्या, एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा बच्चों, S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, और इसका कर दोगे बच्चों आप वर्गमूल। और S क्या होगा बच्चों, सेमी पैरामीटर यानी कि अर्ध परिमाप। A B C क्या होगी बच्चों, उस त्रिभुज की तीनों साइड। बात समझ में आई? इसका इस तरीके से हम जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं अगर कोई त्रिभुज विषमबाहु हो। लेकिन फिर से मैं आपको यहाँ पे एक सेकंड के लिए रोक कर ये बात कहना चाहूंगा कि जब भी कोई त्रिभुज दे रखा हो और उसकी तीनों भुजाएं बच्चों अलग अलग हो, इस फॉर्मूले से तो हम उसका क्षेत्रफल निकाल ही सकते हैं, लेकिन आपको मात्र 2 से 4 सेकंड लगेगी। एक बार ये जरूर पता कर लेना कि कहीं वो विषमबाहु समकोण त्रिभुज तो नहीं है, कहीं ये पाइथागोरन ट्रिपलेट तो नहीं बनाता। बात समझ में आई? अगर ये पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाता है तो इस बात का मतलब ये होगा मेरे भाई कि ये समकोण त्रिभुज होगा, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से क्षेत्रफल इससे बेटर है उससे निकालना। बात समझ में आई? उससे जल्दी निकलेगा। ठीक है, चलिएगा तो एक बार चेक कर लेते हैं। अब चेक करने के तरीके बच्चों और भी कई हैं। देखो किस तरीके से चेक करते हैं। जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसका जो यूनिट डिजिट होगा उसका स्क्वायर कर दो आप। 6 का स्क्वायर कितना बच्चों, 6 का स्क्वायर 36 यानी कि यहाँ पे बनेगा 6, यहाँ पे 0, 0 का स्क्वायर 0 और 6 का स्क्वायर 36, 6 प्लस 0 यानी कि 6, यानी कि इन दोनों जो छोटी साइड है, छोटी साइड का जो यूनिट डिजिट होगा उसका स्क्वायर सबसे बड़ी भुजा का जो यूनिट डिजिट होगा उसका स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो आपको दिख रहा है 6 प्लस 0 बराबर 6 के बराबर है। तो इसका मतलब ये 1% कहीं ना कहीं पाइथागोरन ट्रिपलेट हो सकता है। अगर बराबर ना होता तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं होता। बात समझ में आई? तो अब हमें चेक करना ही पड़ेगा क्योंकि यूनिट डिजिट बच्चों यहाँ पे सेम आ चुकी। ठीक है, तो इसको मैं काट देता हूँ 2 से काट दोगे तो 48 दूनी 96, 2 से काट दोगे 55 दूनी 110 और 2 से काट दोगे बच्चों 2 से 14, 2 3 6, और ये 48, 55 और 73। ये मैंने आपको बताया था 11वां ट्रिपलेट बताया था, क्योंकि टोटल मैंने 11 ट्रिपलेट बताए आपको। ठीक है, तो 11वें ट्रिपलेट में मैंने कहा था कि 48, 55, 73 अगर ये भुजाएं हैं तो इसका मतलब वो पाइथागोरन ट्रिपलेट बनेगा, यानी कि समकोण त्रिभुज बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये जो त्रिभुज दिया हुआ है बच्चों, त्रिभुजाकार पार्क दिया हुआ है, ये कोई विषमबाहु त्रिभुज तो है ही साथ में, लेकिन विषमबाहु समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, अब पिक्चर ये बनेगी बच्चों,
देखिए पिक्चर क्या बनेगी सवाल की, ये बनेगी कि एक समकोण त्रिभुजाकार पार्क था जिसकी भुजाएं कितनी है, ये 96 है, ये 110 है और ये बच्चों 140 है। इसका जो क्षेत्रफल है एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है जिसका एक विकर्ण बच्चों 60 मीटर दे रखा है। तो दूसरे विकर्ण की वैल्यू आपसे जानना चाहता है। इतनी सी बात यहाँ पे कही गई है। और आपको पता होगा कि किसी भी समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है मेरे भाई, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा बच्चों, 1/2 d1 इंटू d2, यानी कि विकर्णों के गुणनफल का आधा करना होता है। ये होता है बच्चों समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बच्चों बराबर है तो हमें यहां भी बराबर कर देना है। तो ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस कितना है बच्चों 110 इंटू हाइट कितनी है बच्चों 96। ये किसके बराबर होगा, 1/2 विकर्णों का गुणनफल, एक विकर्ण दे रखा है बच्चों 60, दूसरे विकर्ण के बारे में पूछ रहा है तो d2 दूसरा विकर्ण होगा। बात समझ में आई? इसको बस अब कैलकुलेशन करनी है, अब इस सवाल में कुछ भी नहीं है। ठीक है, इतना काम करके निकल जाओ। ठीक है, 1/2 से 1/2 काट दिया, 0 से 0 काट दी, ठीक है ना, 6 से काट दो, 16 छिक्कम 96 और 16 गुना 11, तो ये d2 की वैल्यू आएगी बच्चों 6 और 1 7 176 मीटर। तो इसका मतलब जो दूसरा विकर्ण की लंबाई है मेरे भाई वो है 176 मीटर। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर से मैं रिपीट करता हूं इस बात को कि अगर कोई त्रिभुज दे रखा हो और उसकी साइड अलग अलग दे रखी हो तो उसका क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो विषमबाहु त्रिभुज तो वो है, लेकिन उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप डायरेक्ट जो है हीरोन्स फॉर्मूले में मत जाओ। 1 2 4 सेकंड में आपको ये पता कर लेना चाहिए कि वो कोई समकोण त्रिभुज तो नहीं बनता, विषमबाहु समकोण त्रिभुज तो नहीं है, क्योंकि हीरोन्स फॉर्मूले से ज्यादा बढ़िया है कि आप जो है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के जल्दी से एरिया निकाल लो। ठीक है, तो ये इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाने की सबसे बेस्ट अप्रोच थी। ठीक है भाई, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े भाई। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों आपके सामने आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को एक बार बनाने की कोशिश करना। ठीक है मेरे भाई, चलिएगा इसको मैं रफ कर देता हूं एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं भाई क्या है इसमें। तुम पढ़ो तब तक, फिर एक बार जो है वीडियो पॉज कर लेना और क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करना। अगर हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो बच्चों आप जो है देखना किस तरीके से करना होता है क्वेश्चन को। ठीक है, चलिएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया एक डीलर ने 4% हानि पर एक वस्तु बेची। कह रहा कि एक डीलर ने 4% हानि पर एक वस्तु बेची। यदि उसने इसे 120 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 8% लाभ होता। 11% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य में बेचना चाहिए। हालांकि इस क्वेश्चन में पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 8 और 4 12, 12% 120 के बराबर, 1% बच्चों 10 के बराबर, 11% का लाभ चाहिए तो 111% की वैल्यू निकाल लोगे तो 1110 आंसर। इतना काम करके निकल जाना है। विदाउट पेन और पेपर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन समझाने के लिए मुझे दोनों ही तरीके बताने पड़ेंगे ताकि दोनों ही तरीके बच्चों के दिमाग में फिट बैठ जाए। ठीक है बच्चों, चलिएगा बात को समझिएगा। मान के चलो कोई वस्तु है और उसका क्रय मूल्य 100 रुपए है। उसका क्रय मूल्य कितना बच्चों 100 रुपए। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं कि क्रय मूल्य को हम अक्सर 100% मान के चलते हैं। अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य बच्चों 100 है, अब सवाल में कहा गया कि एक डीलर ने 4% हानि पर एक वस्तु बेची। भाई अगर 100 रुपए का सामान 4% हानि पर बेचेगा तो 100 का 4% 4 रुपए ही तो होगा, तो वो 4 रुपए कम में बेचेगा तो 96 में बेच देगा कि नहीं। आप कहोगे सर बिल्कुल 96 में बेचेगा। अब सवाल में कहा यदि उसने इसे 120 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 8% का लाभ होता। तो भाई 120 रुपए अधिक में बेचने पर 8% का फायदा होता है। तो 8% का फायदा, क्योंकि फायदा और नुकसान को तो हमेशा किस पर कैलकुलेट करते हैं, वो क्रय मूल्य पर कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पे 4% की हानि हुई थी तो क्रय मूल्य पर कैलकुलेट किया। 100 का 4% 4 रुपए तो 96 में बेच दिया। अब 8% का फायदे की बात हो रही है तो 8%, 100 का 8% कितना होगा 8 रुपए। तो 8 रुपए के फायदे पर, 8 रुपए के फायदे पर बेचेगा तो इसका मतलब 108 में बेचेगा। यानी कि पहले वो 96 में बेचता था, अब वो 108 में बेच रहा है। तो कितने ज्यादा में बेच रहा है। अब आप कहोगे सर 12 ज्यादा में बेच रहा है, 12 ज्यादा में बेच रहा है, जबकि सवाल वाला कह रहा है कि ना भाई 120 रुपए में बेच रहा था ज्यादा में। तो इसका मतलब 12 120 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 होगी तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। आप कहोगे सर 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 में और ये हो जाएगा 1000 रुपए। तो इसका मतलब उस वस्तु का जो क्रय मूल्य आया बच्चों वो 1000 रुपए आया।
इस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 1000 रुपये आया। अब क्वेश्चन में कहा गया कि 11% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। भाई अगर आदमी ये चाहता है कि 11% का फायदा हो, क्योंकि क्रय मूल्य तो 100% रहता है और वो चाहता है 11% का फायदा हो, तो 100 से 11 ज्यादा में बेचनी पड़ेगी कि नहीं, तो इसका मतलब 111% में बेचनी पड़ेगी। तो अब आपसे पूछ रहे हैं कि कितने रुपए में बेचनी चाहिए अगर 11% का फायदा हो, तो एसपी निकालना मेरे भाई, तो 1000 का 111% में बेचनी पड़ेगी। 111%, 111%, 2 जीरो काट दोगे तो कितना आ गया मेरे भाई, 1110 रुपए। लेकिन पेपर में मेरे भाई ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ये केवल एक समझाने के लिए मैंने इतना खोल दिया सवाल को, जबकि पेपर में हमें करना क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा अभी, ठीक है। देखिएगा बच्चों, अगर क्वेश्चन में लाभ परसेंट 2% मतलब लाभ की दे रखी हो, लाभ परसेंट, यानी कि ये लाभ 1 मान लो या लाभ 2 मान लो, तो लाभ परसेंट दे रखी हो मेरे भाई, और रुपयों का अंतर दे रखो, किसका, रुपयों का अंतर दे रखो। 2% लाभ की दे रखी हो तो हमेशा लाभ परसेंट में बच्चों अंतर लेना है और रुपयों के बराबर रख देना है, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार अगर दोनों परसेंटेज हानि परसेंट की है, हानि है दोनों, तो यहां पे भी बच्चों क्या करोगे, यानी कि सेम जहां भी होगा सेम में हमेशा क्या होगा बच्चों, घटेगा, यानी कि अंतर होगा, ये रुपयों के अंतर के बराबर। लेकिन अगर डिफरेंट होगा तो बच्चों जुड़ेगा। तो मैं ये बात पहले भी कई बार कह चुका हूं कि डिफरेंट में हमेशा जुड़ता है और सेम अगर होगा तो हमेशा घटता है। जैसे कि सवाल में एक बार हानि दी गई और एक बार लाभ दिया गया, तो यानी कि दोनों की चीज डिफरेंट हुई ना। अगर डिफरेंट हुई तो आप सीधा जोड़ दोगे, 4% और 8%, सीधा कितना हो गया बच्चों, 12%। आपका सॉल्यूशन केवल इतना था, 4% हानि थी, 12% लाभ था, तो सॉरी 8% लाभ था, 4% हानि थी, तो डिफरेंट है, तो इसका मतलब दोनों को जोड़ दोगे तो 12% हो गया, और 12% रुपए का अंतर यानी कि 120 रुपए के बराबर हो गया। क्लियर हुई बात। तो यहां से बच्चों 1% की वैल्यू कितनी आ गई, केवल 10 आ गई, 1% की वैल्यू 10 आ गई। अगर आदमी को 11% का लाभ चाहिए तो उसे 111% ज्यादा में बेचना, 111% में बेचना पड़ेगा, यानी कि 11% ज्यादा में बेचना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि 100% हमेशा क्रय मूल्य होता है, तो आपको सीधा 111% की वैल्यू निकालनी, 111 की मल्टीप्लाई दोनों में कर दोगे तो कितना आ गया, 1110 रुपए आ गया। तो सॉल्यूशन तो मेरे भाई केवल इतना सही था सवाल का, यही इसका बेस्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। बस आपको ये बात याद रखनी है कि सेम परसेंटेज हो तो अंतर करोगे, डिफरेंट परसेंटेज हो तो जोड़ के रुपयों के बराबर कर दोगे। तो यहाँ पे 4% हानि और 8% लाभ, डिफरेंट था तो जोड़ दिया 12%, रुपयों का अंतर कितना दे रखा है, 120, 1% की वैल्यू 10 है, तो 11% का फायदा चाहिए, तो 11% ज्यादा में बेचेगा, तो 111% की वैल्यू आपको निकालनी है, 1110 रुपए, ठीक है। तो उम्मीद है आपका आंसर आ चुका होगा, ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर है। समझ में आया होगा भाई आपके क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपके सामने बच्चों आ चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार जो है बनाने की कोशिश करना, ठीक है भाई। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है बच्चों कि विघ्नेश अपनी मासिक आय का 42% भोजन पर, 16% मकान के किराए पर, 11% मनोरंजन पर और 7% परिवहन पर खर्च करता है। लेकिन पारिवारिक समारोह के कारण 18,000 रुपए के खर्चों की पूर्ति के लिए उसे साहूकार से 12,000 रुपए उधार लेने पड़े। उसकी मासिक आय कितनी है, ये सवाल में पूछा गया है, ठीक है बच्चों। चलिएगा एक बार इसको क्वेश्चन को और करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से हमें अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को, समझिए भाई। तो क्वेश्चन में कहा गया भाई कि विघ्नेश कोई आदमी है, अपनी मासिक आय का 42% भोजन पर खर्च करता है। मान के चलिए उसकी जो मासिक आय है वो 100% है, कि उसने जो है 100% कमाया, लेकिन जो उड़ा रहा है वो किस्तों में उड़ा रहा है, अलग अलग जगह उड़ा रहा है, ठीक है। तो चलिएगा, तो फूड पर यानी कि खाने पर उसने कितना खर्च किया भाई, फूड यानी कि फूड है ना, 42%, तो 42% उसने खाने पर खर्च कर दिया, भोजन पर। 16% मकान के किराए पर, यानी कि रेंट पे कितना खर्च कर दिया भाई, 16% उसने रेंट पे खर्च कर दिया। बात समझ में आई। अब कह रहा क्वेश्चन में 11% मनोरंजन पर खर्च कर दिया, यानी कि मनोरंजन भी चाह था भाई उसे, वो कर दिया उसने 11% खर्च, है ना। तो 11% उसने क्या कर दिया, मनोरंजन पर खर्च कर दिया।
अब सवाल में कहा और 7% परिवहन पर खर्च कर दिया, यानी कि ट्रांसपोर्ट पर भी खर्च कर दिया भाई, कितना परसेंट? 7%, ठीक है। तो 100% कमाया था, इस तरीके से उसने खर्चा कर दिया। 42% खाने पर, रेंट पे 16% कर दिया, 11% मनोरंजन पे कर दिया और 7% बच्चों ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर दिया। अब सवाल में ये कहा गया लेकिन पारिवारिक समारोह के कारण, यानी कि परिवार में कोई फंक्शन होना था, उसी के कारण 18,000 रुपए की खर्चों की पूर्ति के लिए उसे साहूकार से 12,000 रुपए उधार लेने पड़े, तो उसकी मासिक आय क्या होगी? यानी कि इतना खर्चा करने के कारण उसके परिवार में जो फंक्शन होना था उसमें 18,000 रुपए का पूरा खर्चा पड़ा हुआ था, 18,000 रुपए खर्चा और होना था, लेकिन उसको क्या करना पड़ा? 18,000 रुपए के खर्चे को पूरा करने के लिए उसको क्या करना पड़ा? किसी साहूकार के पास जाकर उसने 12,000 रुपए उधार मांग लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल खर्चा अभी भी उसके सामने 18,000 रुपए का था, लेकिन उसकी पूर्ति करने के लिए उसने किसी से मांग लिए कितने? 12,000 रुपए। तो इसका मतलब 18,000 में 12,000 रुपए भी शामिल है कि नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल, 18,000 में 12,000 रुपए भी शामिल है। तो चलिए बच्चों पहले 100% में से देख लेते हैं कि उसने कितना उड़ाया। तो 42 और 16 कितना हो गया बच्चों? 58, 58 और 11 कितना हो गया बच्चों? 69, 69 और 7 कितना हो गया बच्चों? 9 और 7 16, 76%। इसका मतलब ये हुआ कि 100% की इनकम में से उसने 76% को बिल्कुल उड़ा दिया। बात समझ में? खर्च कर दिया। अब उसके पास कितना बचा भाई? उसके पास शेष धन कितना बचा? आप कहोगे सर 100% में से 76% अगर खर्च कर दिया तो उसके पास तो केवल 24% बचा, उसके पास तो केवल 24% बचा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अभी भी उसके परिवार में जो फंक्शन होना था जिसमें उसे 18,000 रुपए का खर्चा और करना था, लेकिन उसके पास नहीं थे इतने पैसे, तो उसने 12,000 रुपए किसी से मांग लिए और उसके 18,000 रुपए पूरे हो गए। तो इसका मतलब 18,000 में वो 12,000 भी शामिल है, 18,000 में 12,000 भी शामिल है। तो अगर मैं 18,000 में से बच्चों 12,000 निकाल दूं तो उसके पास तो इतना खर्चा करने के बाद केवल 6,000 रुपए बचते हैं, उसके पास तो केवल 6,000 रुपए बचते हैं। तभी वो साहूकार के पास जाके 12,000 रुपए लेकर आया, तभी उसने 18,000 रुपए पूरी किए होंगे। बात समझ में आई? तो इसका मतलब जो 24% की वैल्यू है मेरे भाई, 18 में से 12 घटा दो तो जो उसके पास ओरिजिनल खुद के पैसे बचते हैं वो 6,000 रुपए बचते हैं। तो 24% अगर 6,000 के बराबर है तो बच्चों हमें 100% की वैल्यू निकालनी है कि 100% किसके बराबर होगा। तो 6,000 बटे 24 ये 1% की वैल्यू है और 100% की वैल्यू निकालनी तो 100 की और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 6 चौक 24, 4 से काट दोगे मेरे भाई 25 और 3 जीरो ये खड़ी हुई है यहाँ पे। तो 25,000 रुपए जो है उसकी इनकम थी एक महीने की, वो 25,000 रुपए सैलरी लेता था। तो इस सवाल का उत्तर बच्चों ये होगा, ठीक है। तो आपका जो आंसर है मेरे भाई बी ऑप्शन है, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लो, अच्छा सवाल था, थोड़ा सा मॉडरेट कर रखा था बीच में, ठीक है। लैंग्वेज पे बेस्ड था क्वेश्चन का, अगर लैंग्वेज को आपने समझ लिया अच्छे से तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। 18 में से 12 घटा के 6,000 बचे, ठीक है। यही 24% के बराबर होगा। 100% की वैल्यू 25,000, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है, एक बार जल्दी से उस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करना, ठीक है भाई। चलिएगा तो इसको मैं कर देता हूं बच्चों रफ। क्वेश्चन नंबर 8 को समझना भाई, क्या कहा गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों जो कि आपके सामने है उसको पढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि एक कार के मूल्य में, अच्छा परसेंटेज का क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 में परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर कहा गया एक कार के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर उसकी बिक्री 16% कम हो जाती है। कुल राजस्व पर पड़ने वाला प्रतिशत प्रभाव की गणना कीजिए। कह रहा है कि कार के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी हमने, लेकिन उसकी बिक्री जो है कम होगी 16%। बात को समझना भाई। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे सर 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होगी, 25/100 यानी कि 1/4, यानी कि 4 पर 1 की वृद्धि। यानी कि प्राइस जो था कार का वो पहले अगर 4 रुपए था तो उसने 1 की वृद्धि कर दी भाई, 5 हो गए। 4 पर 1 की वृद्धि। पहले कार जो है 4 रुपए की बिक्री थी, लेकिन अब जो है उसकी कीमत 5 कर दी। बात समझ में आई? अब ऐसा करने से होगा क्या, उसकी जो बिक्री है वो 16% कम होगी। उसकी जो बिक्री है वो कितने परसेंट कम होगी? सेल कितने परसेंट कम होगी भाई? 16% कम होगी। 16% की फ्रैक्शन वैल्यू 16/100, 4 से 16, 4 से काट दो 25 बार, तो 25 पर 4 की कमी आ गई। कुल मिलाकर बात ये है, ठीक है ना। 16% कम होगी, यानी कि पहले अगर 25 कार बिक्री थी ना, सेल जो है पहले 25 कार की थी, तो अब जो है 4 कम होगी, यानी कि अब केवल 21 कार की सेल हो रही है।
बात समझ में आई। तो ये बन गया भाई रेशियो। अब ये कह रहा कि बताओ उसके राजस्व में कितने % का वृद्धि या कमी क्या देखने को मिला, पड़ने वाले प्रतिशत प्रभाव की गणना कर रहे, प्रभाव देखना है। तो रिवेन्यू की बात कर रहा है एक तरीके से, रिवेन्यू पर क्या फर्क पड़ा ये सवाल में पूछ रहा है। भाई पहले कार की कीमत कितनी थी, 4 रुपए, कितनी बिक्री थी पहले, 25 कार बिकती थी, एक कार की कीमत 4 रुपए थी, 25 कार पहले बिकती थी, तो इसका मतलब 100 रुपए जो है इकट्ठा हो रहा था, इसका मतलब बेचने के बाद, ठीक है। अब क्या हुआ, अब यहां पर देखते हैं कीमत बढ़ा दी गई भाई 5, यानी कि अब एक कार की कीमत कितनी है, 5 रुपए, लेकिन अब कार बेचारी बिक्री केवल 21 ही, तो अब रिवेन्यू कितना इकट्ठा हुआ, 21 पंजे 105, तो इसका मतलब पहले जो 100 रुपए इकट्ठा हो रहा था अब 105 रुपए इकट्ठा होना शुरू हुआ। तो बेटा अब भी तो फर्क क्या पड़ा, 5% की वृद्धि होगी, बात समझ में आई। तो रिवेन्यू तो 5% बढ़ गया, अब भी घटा तो कुछ है ही नहीं, यानी कि लॉस तो कुछ हुआ ही नहीं, 5% का फायदा ही हो गया ऐसा करने से, ठीक है ना। तो रिवेन्यू पे क्या फर्क पड़ा, 5% की वृद्धि, यानी कि आपका जो आंसर होगा बी ऑप्शन होगा, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 8 आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बिल्कुल इजी सा, आसान सा, तुच्छ क्वालिटी का क्वेश्चन है एक तरीके से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ चुका है भाई, इसको एक बार बनाने की कोशिश करते हैं भाई, ठीक है। चलिएगा इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए भाई तब तक, और जो है एक बार जो है क्वेश्चन को करने की कोशिश करना, ठीक है भाई। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आज की क्लास का बिल्कुल एकदम लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो तुम्हें जो है पूरे एंजॉय के साथ बच्चों इसको, इन क्वेश्चनों को जो है करना है, प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चनों की, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन फिर से 2024 में एसएससी जीडी के एग्जाम में फिर से देखने को मिलेंगे, ठीक है। और देखना फिर क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं भाई। क्वेश्चन में कहा गया यदि एक निश्चित धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3762 रुपए है, तो वह धनराशि कितनी होगी, 18,000 रुपए, 20,000 रुपए, 24,000 रुपए या फिर 25,000 रुपए होगी, ठीक है बच्चों। समझदार बच्चों ने कर भी लिया होगा क्वेश्चन, बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिएगा भाई, 9% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा, 3762। तो आपसे पूछ रहा है वो धनराशि कितनी, यानी कि आपसे मूलधन पूछना चाह रहा है, तो परसेंटेज को पकड़ दो भाई, परसेंटेज क्या है वो देखते हैं भाई, ठीक है। चलिए भाई, परसेंटेज है 9%, तो 9% की फ्रैक्शन वैल्यू आप कहोगे सर 9% की फ्रैक्शन वैल्यू है 9/100, 9/100, यानी कि अगर 100 रुपए मेरा मूलधन है तो 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज 9 रुपए होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल, तो 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज 9 रुपए है, तो इसका मतलब 1 साल का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा वो 109 रुपए बनेगा, ठीक है। 109/100 बनेगा, अर्थात 100 रुपए अगर मूलधन है तो 1 साल बाद ये मिश्रधन जो बनेगा वो 109 बनेगा, लेकिन ब्याज जो दे रखा वो 2 साल का दे रखा, तो इसका मतलब 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल दो। 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने के लिए स्क्वायर कर दोगे आप, 3 साल का निकालना होता तो 1 साल के मल्टीप्लाइंग फैक्टर में आप क्या करते, 3 पावर कर देते, ठीक है। तो 109 का वर्ग आप जब बड़ी आसानी से निकाल ही लोगे, 100 से कितना ज्यादा है 9, 109, 9 ज्यादा, तो 9 का स्क्वायर 81, तो 109 में 9 जोड़ दो 118, तो ये आ गया बच्चों 11,881, ये 109 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब 100 का वर्ग क्या होगा, 100 का वर्ग होगा बच्चों 10,000, 100 का वर्ग होगा बच्चों 10,000। देखो वर्ग करना अगर किसी बच्चे से नहीं आता तो आप जो है वर्गमूल घनमूल की प्ले लिस्ट खोल लेना, वहां पे वर्गमूल घनमूल बढ़िया डिटेल से पढ़ाया गया है, ठीक है बच्चों। तो वहां से आप वर्गमूल करना, वर्ग करना, घनमूल करना, ये आप सेकंडों में सीख सकते हो, ठीक है। चलिएगा अब ध्यान से सुनना भाई, ये हमारा मूलधन है, ये हमारा मिश्रधन है, इसका मतलब हमने जो निकाल लिया बच्चों मूलधन का 2 साल के मिश्रधन के साथ जो है अनुपात निकाल लिया कि 10,000 रुपए ना 2 साल बाद 11,881 बन गए। तो मुझे बताओ अगर इतने रुपए बन गए तो फिर ब्याज कितना मिला होगा, आप कहोगे सर ब्याज मिल गया 1881 का, यानी कि ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। फिर 1881 क्या है बच्चों, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, जबकि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 3762 है, तो इसका मतलब ये 3762 के बराबर है, ये किसके बराबर है, फिर 3762 के बराबर है। अब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे 2 होगी। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 2 है तो बताओ मूलधन ही तो निकालना, 10,000 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 20,000 नहीं हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह राशि, वो धनराशि 20,000 रुपए है, तो इसका मतलब आंसर जो है बच्चों आपका बी ऑप्शन होगा, ठीक है। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इस तरीके से आपको इस सवाल को करना है, कई बार जो है रेशियो लिखकर भी करते हैं कोई लोग, तो मर्जी है लिखने का तरीका बदलेगा,
बदलेगा, तरीका बदलेगा केवल बस, ठीक है ना, चीज वही रहेगी, बस जो है फॉर्मेट बदल जाता है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए तो बच्चों ये हमारे 9 सवाल थे, जो अच्छे सवाल थे ये हमने आज कराए आपको। उम्मीद है ये आपको काफी अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको इन क्वेश्चनों से फायदा हुआ तो आप जो है इनको शेयर करना ना भूलें। और बच्चों चैनल को जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। तो चलिए बच्चों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ नए नए और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।